नमस्कार बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्य 1 की सीरीज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे। इनके समग्र विश्लेषण के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार लक्ष्य 1 के जो समग्र विश्लेषण को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये आपके सभी अपकमिंग एग्जाम, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस के एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनको बता दें कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर वनडे एग्जाम यानी रेलवे हो गया, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य 1 2021 क्वार्टरली, लक्ष्य 1 2021 इंग्लिश मीडियम के लिए और लक्ष्य 2 2021 ये भी आपके लिए आ गई है। और करंट अफेयर कैप्सूल, प्रश्न निधि मंथन की और मंथन की प्रश्न निधि, ये मंथली लेवल पे है और ये क्वार्टरली लेवल पे है। तो आप इनको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे परचेज कर सकते हैं। अगर कोई असुविधा आ रही है इन केस, तो आप मंथन प्रकाशन.in पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है। आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं लॉगिन करके। फिर भी कोई समस्या बने तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 09335151 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी कोई भी असुविधा आती है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हमारे माध्यम से ली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टेलीग्राम का URL लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। आपके फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद आप इस URL को सर्च करेंगे और परीक्षा मंथन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही जो भी PDFs हैं ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाती रहेंगी। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था सेगमेंट को शुरू किया था और उससे पहले वाले सेगमेंट को हमने समझा, जहाँ तक हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण एक अवलोकन के माध्यम से हमने समझा, और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इसको हम लोगों ने जाना था, और कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात करी थी। इकोनॉमी बच्चों एक ऐसा सेगमेंट है जहां से करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के स्तर पे हो चाहे वो मेंस के स्तर पे हो। ठीक है, अब आज के लेक्चर से हम लोग शुरू कर रहे हैं 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रयास करेंगे कि आज अर्थव्यवस्था वाले सेगमेंट की तरफ मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट जो आई है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री NK सिंह। पहला नाम तो यही पता होना चाहिए आप लोगों को कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष जो है श्री NK सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। वर्ष 2019 में आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था, और यह रिपोर्ट 30 जनवरी 2020 को संसद के पटल पर भी रखी गई। और यहाँ पे बात करें कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट आखिरकार थी क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2020-21 में पूर्ववर्ती आयोग यानी जो 14वां आयोग था, 14वां वित्त आयोग की सिफारिशों को संरक्षित रखा है, और आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% यानी 41% हिस्सेदारी की है, और जो अब तक 42% थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 14वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष YV रेड्डी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, और इनका कार्यकाल रहा 2015 से 2020 तक। और वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती साधारणतः पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के बराबर है, जो कि 0.85% थी। यहीं पे बात करें केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रुपए स्थानीय स्तर पर राहत आपदा कार्यों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन कोष के गठन और केंद्र तथा राज्यों के बीच खर्च साझाकरण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की बात यहाँ पे कही है। इसके अतिरिक्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्रियान्वयन को लेकर
रिफंड में देरी, पूर्वानुमान की अपेक्षा, कर संग्रह में कमी जैसी कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, इसके संदर्भ में वित्त आयोग के गठन से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, पहला पॉइंट, जिसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। कुछ आयोग हैं जिनका गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं और भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया जिसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ आर्टिकल से संबंधित जो आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। प्रीलिम्स के लिए ये सेगमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। कर्ज के चक्रव्यूह में फंस रही है दुनिया। जाहिर सी बात है, जो कोरोना महामारी का दौर आप देख रहे हैं और कोरोना ने दुनिया के सभी देशों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ा दी और आर्थिक रूप से मजबूत और विकसित कहे जाने वाले देशों की हालत ज़्यादा खराब है। कोरोना संकट की वजह से इस साल के अंत तक वैश्विक कर्ज बढ़कर 277 खरब डॉलर का हो जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि विकासशील देशों की स्थिति की बात करें तो उनकी हालत और भी चिंताजनक है। गौरतलब है कि विकासशील और गरीब देशों की आबादी कुल वैश्विक आबादी में 70% है और वैश्विक जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी करीब 33% है। महामारी के कारण पहली बार वैश्विक गरीबी अपने पांव यहाँ पसार रही है। गौरतलब है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार यह महामारी भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में करीब 2 गुनी वृद्धि यानी 26.5 करोड़ कर सकती है। इसके अलावा OECD का नीतिगत पेपर कहता है कि इस वैश्विक आर्थिक संकट के चलते 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारी निजी वित्त पोषण यानी 700 अरब US$ तक सिकुड़ सकता है और यह 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी से करीब 60% ज़्यादा होगा। जो 2008 में वैश्विक मंदी आई उससे ज़्यादा ये होने की यहाँ पे संभावना है। और उल्लेखनीय ये भी है कि कोविड-19 ने विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों को गंभीर कर्ज में धकेल दिया है और निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से हम इस स्थिति को समझ सकते हैं, है ना। विकसित एवं विकासशील देशों की स्थिति की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों पर उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 432 गुना ये पहुंच गया है, जबकि यही आंकड़ा विकासशील देशों के संदर्भ में 250 गुना है। अब यहाँ पे कुछ मुख्य देशों का कर्ज का ब्यौरा अगर देख लें, ये आपके लिए एक आंकड़े हैं जो आप एक बार देखे रहें। अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2020 के अंत तक 80 खरब डॉलर का कर्ज हो जाएगा। यूरो क्षेत्र की बात करें तो 53 अरब डॉलर का कर्जदार हो चुका है यूरो क्षेत्र। चीन और लेबनान की बात करें अगर तो रिपोर्ट के मुताबिक उभरती अर्थव्यवस्था में चीन, लेबनान, तुर्की और मलेशिया की हालत यहाँ पे ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है और इन देशों में गैर वित्तीय क्षेत्र में कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और इसके अलावा सरकारों और कंपनियों का राजस्व घटने से कर्ज चुकाने की क्षमता में भी कमी देखने को आएगी। वैश्विक जीडीपी की अगर बात करें तो वैश्विक जीडीपी को भी इस वर्ष झटका लगने वाला ही है। आप जान ही रहे हैं बच्चों, जैसा कि महामारी का जो दौर सामने आया है सबकी हालत कहीं ना कहीं खराब ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करें तो इसके अनुसार वैश्विक जीडीपी में इस साल तेजी से गिरावट आएगी। कोरोना की वजह से यात्रा पर प्रतिबंध और कारोबार स्थगित होने की वजह से ऐसा होगा। गौरतलब है कि वैश्विक जीडीपी में इस साल 4.4% की गिरावट यहाँ पे सामने आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव में वृद्धि होगी, है ना। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में भी भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने में सफल रहा। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली छमाही यानी अप्रैल और सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आई है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कहाँ से आई है? सिंगापुर से।
इस दौरान सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का एफडीआई यहाँ पे हासिल किया, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो 7.1 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ चौथे से दूसरे पायदान पे ही आ गया है। तीसरे स्थान पर काबिस कैमन आइलैंड को 2.1 अरब डॉलर का एफडीआई मिला, जबकि मॉरिशस 2 अरब डॉलर के निवेश के साथ चौथे नंबर पे ये खिसक गया। वहीं नीदरलैंड की अगर बात करें तो 1 अरब डॉलर, ब्रिटेन को 1.35 अरब डॉलर और फ्रांस को 1.13 अरब डॉलर का एफडीआई यहाँ पे हासिल हुआ है। ये सब एक जनरली आंकड़े हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए, है ना। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पे एफडीआई के संदर्भ में रैंकिंग की, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रैंकिंग आप लोग अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिंगापुर, अमेरिका, कैमन आइलैंड, मॉरिशस, उसके बाद नीदरलैंड। क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राप्त एफडीआई के संदर्भ में 8.30 अरब, 7.12 अरब, 2 अरब और 1.5 अरब डॉलर तक की यहाँ पे एफडीआई इनको प्राप्त हुई है। विदेशी निवेश की अगर बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जब कोई भी देश अपने यहाँ विकासात्मक कार्य हेतु अपने ही देश के स्रोत से संसाधनों को नहीं जुटा पाता, तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है। शेष विश्व से ये संसाधन या तो कर्ज के रूप में जुटाए जाते हैं या फिर निवेश के रूप में ये जुटाए जाते हैं। कर्ज के रूप में जुटाए गए संसाधनों का ब्याज देना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में यदि हमें लाभ भागीदारी यहाँ पे प्रदान करनी होती है। यह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मामला, है ना। विदेशी निवेश विकासात्मक कार्यों के लिए, यानी जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ पे होने हैं उनके कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। विदेशी निवेश को निम्न 2 रूपों में यहाँ पे समझा जा सकता है जो आपके सामने है। एक तो है एफडीआई और एक है एफपीआई। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। वहीं पर अगर हम बात करें एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, तो यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। एफपीआई के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पत्रागत अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, बैंकिंग संकट, इसका कारण क्या है और इसके समाधान क्या है। यहाँ से मेंस में आपके सामने एक प्रश्न देखने को आ सकता है इकोनॉमी के सेगमेंट में, है ना, जीएस पेपर 3। प्रीलिम्स से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, जब आप सारी चीज़ें जान रहे होंगे तो ही विचार कर पाइएगा। जब एक प्रश्न आपके सामने आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें मेंशन देखिए, इसमें देखिएगा कि नवंबर 2020 में संकट में जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। तो कौन से बैंक का विलय हुआ? लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक। गौरतलब है कि यह विलय 27 नवंबर 2020 से अमल में आ गया। और उल्लेखनीय ये भी है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, है ना। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके, जिसको शॉर्ट में कहा जा सकता है कि सुदूर प्रदेश वाले क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों वाले नागरिकों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। क्लियर। लक्ष्मी विलास बैंक क्यों डूबा आखिरकार, इसके बारे में अगर आप जान पाएं तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक तरफ अर्थव्यवस्था में पहले जैसी स्थिति नहीं थी, दूसरी बैंक ने लोन में और वृद्धि कर दी। मार्च 2010 में बैंक के लोन बुक का अमाउंट था 6,277 करोड़, लेकिन मार्च 2013 में बढ़कर यह हो गया 11,702 करोड़। इससे भी ज़्यादा लोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया गया था। 2010 में इस सेक्टर के पास 588 करोड़ रुपए का लोन था और जो मार्च में 2013 में बढ़कर 1,059 करोड़ ये लगभग सामने रुपए हो गया, ये सामने आया। इसके अलावा बैंक ने फार्मा
मेटल्स ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग, सीमेंट कंपनियों को भी जमकर लोन दिया। और यही वजह थी कि बैंक लगातार एनपीए के संकट से गिरता रहा। फंडिंग कमजोर होने के साथ चलते डूबने की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई। अब आपके सामने एक टर्म आया है एनपीए, है ना। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप जो है कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको एनपीए के बारे में अगर बताऊं, ये होता क्या है कि अगर किसी बैंक ने किसी संस्था को लोन दिया, है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने संस्था को 1 लाख का लोन दिया, ठीक है। ब्याज बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है। मान लिया 5 साल में इस संस्था को बैंक को वापस करने हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख, यानी 50,000 का ब्याज हो गया। और अब ये संस्था वापस नहीं कर रही है। ऐसे ही करते करते कई संस्थाओं को लोन दिया गया, अब वहां से रिटर्न वापस नहीं आ रहा है। इसी को बोला जाता है एनपीए। क्लियर? एनपीए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बात कर रहे हैं। अब बैंकिंग संकट का आखिर का कारण क्या था, तो ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण, चलिए तो फुल फॉर्म आई गई आपके सामने, ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है इसको, में बदल दिए गए। सरकारी बैंकों की बात करें तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में इनकी स्थिति निजी बैंकों से भी ज़्यादा खराब है। वर्ष 2018 में अगर बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों में कुल एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट 10.3 ट्रिलियन रुपए था, जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों का 11.2% था। इस एनपीए में सरकारी बैंकों का हिस्सा 8.9 ट्रिलियन रुपए हो गया था, जो बैंक के कुल एनपीए का 86% था। देख रहे हैं, इतना पैसा वापस नहीं आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, अब आखिरकार ये है क्या, जरा इसके बारे में जान लें। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, जरा समझें कि सैद्धांतिक तौर पर वह संपत्ति जिस पर ब्याज मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो उसे गैर निष्पादित संपत्ति कहा जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर 90 दिनों के अंतर्गत पैसा नहीं आया तो अगर उसके अंतर्गत आ गया तो ठीक ही है, नहीं आया तो उसको एनपीए में तब्दील कर दिया जा रहा है। ड्यूरेशन कितना है, 90 डेज। समय अवधि के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें 12 माह यानी 12 महीने का यहाँ पे टर्म है, या इससे कम अवधि तक एनपीए के रूप में बने रहने वाली संपत्ति यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद डाउटफुल एसेट्स, अगर कोई संपत्ति 12 माह तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बनी रहे तो उसे डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। वहीं लॉस एसेट्स यानी यह न वसूल की जा सकने वाली और अत्यंत कम मूल्य वाली संपत्ति होती है, बैंक द्वारा इसके परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं की जाती। तो ये 3 सेगमेंट जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे जो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। वहीं पे एनपीए संबंधी आंकड़ों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इसमें एनपीए संबंधी आंकड़े एफएसआर के अनुसार मार्च 2020 से मार्च 2021 तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 11.3% से बढ़कर 15.2% तक यहाँ पे बढ़ जाएंगी, ऐसा ये आंकड़ों के अनुसार सामने आ रहा है। उसके बाद भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2020 के अंत में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में लगभग 6.8 ट्रिलियन भारतीय रुपये अभी तक बकाया है, यानी इतना पैसा अभी तक नहीं आया है। पिछले वित्तीय वर्ष में अगर बात की जाए तो यह मूल्य लगभग 7.5 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक था, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए धीमी लेकिन मामूली राहत का संकेत यहाँ पे देता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के अन्य सहयोगी बैंक यहाँ पे शामिल हैं। साथ ही इन सभी बैंकों में भारत सरकार प्रमुख हितधारक है। प्रमुख हितधारक कौन है? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। अब इस एनपीए के कारण क्या है, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप लोगों के मेंस के लिए।
अब एनपीए के कारण क्या है इसको ध्यान से समझिए। सॉरी, कि वैश्विक और घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक अस्थिरता के कारण, मैक्रो इकोनॉमिक अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई, जिससे ऋण देने वाली या ऋण देने वालों की ऋण अदायगी क्षमता कमजोर हो गई। पहला कारण तो यही रहा। दूसरा, परियोजना की स्वीकृति में देरी के कारण इसके कर्ज का लागत बढ़ जाता है, फलस्वरूप लोन वापसी में दिक्कतें आती हैं। लाभ की लालच में बैंकों द्वारा कॉरपोरेट घरानों को मनमाना कर्ज देना, विलफुल डिफॉल्टिंग की बढ़ती घटनाएं है ना, विलफुल डिफॉल्टिंग की बढ़ती घटनाएं सामने आती है, ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद कर्ज में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते हैं, ये भी कारण है। बैंकिंग संस्थानों में भ्रष्टाचार के मामले भी यहाँ पे सामने आते हैं, आप सबके सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण है ना। नीरव मोदी नाम है, आप जान रहे होंगे, है ना। और भी कई सारे नाम हैं जो कहीं ना कहीं इस एनपीए के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उसके लिए इसके समाधान की अगर बात करें तो इसके लिए समाधान क्या किया जा सकता है कि समय समय पर पुनर्पूंजीकरण के साथ सरकारी बैंकों के कामकाज को और पारदर्शी बनाने के प्रयास यहाँ पे किए जाने चाहिए। सरकारी बैंकों के आंतरिक अंकेक्षण भी कैग के निर्देशानुसार और संरक्षण में होने चाहिए। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। कौन है अभी भारत के कैग कौन है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सरकार और आरबीआई की सहभागिता से समता अंश योगदान के जरिए एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन हो, जो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को खत्म कर सके। ये इसके समाधान के रूप में बता सकते हैं। और ये भी है कि किसी कंपनी को ऋण स्वीकृति करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, परियोजना की व्यवहार्यता की निष्पक्ष जांच हो और बगैर पर्याप्त सुरक्षा और बंधक के कोई ऋण स्वीकृत न हो। बैंकों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को यह पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी बैंकों में 70% स्वामित्व जरूरी है, जब 51% स्वामित्व के साथ पीपीपी मॉडल पर बैंकों को विकसित कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद बैंकों के विलय की अगर बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, कि मर्जर्स ऑफ बैंक्स 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों के विलय संबंधी अधिसूचना को लागू किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करने की घोषणा की थी। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कुल संख्या 18 से घटकर अब 12 हो गई है, ठीक है जी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब कितनी संख्या है इनकी? 12 संख्या है, जो पहले 18 हुआ करती थी। उसके बाद बात करें कि किन किन बैंकों का विलय हुआ, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में ये तीनों बैंक मिलकर आ गए हैं। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया। आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। तो जिनका अकाउंट कॉरपोरेशन बैंक में था, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके साथ में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया, है ना। तो ये बैंकों से संबंधित आप मामला ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रमुख सूचकांक के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए। और यहाँ से हर बार सूचकांक से संबंधित हर बार आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ध्यान दीजिएगा इसमें कि 16 सितंबर 2020, ये डेट नहीं भी ध्यान रखेंगे चलेगा, विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने क्या आया है कि जारी किसने किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आखिरकार जारी किसने किया है? विश्व बैंक ने। क्या जारी किया है? मानव पूंजी सूचकांक। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इस सूचकांक में 174 देशों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, जारी किसने किया है? विश्व बैंक। पहला पॉइंट
उसके बाद किससे संबंधित थी ये रिपोर्ट? मानव पूंजी सूचकांक। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित तथ्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कि भारत को मानव पूंजी सूचकांक में 2020 में 174 देशों में, टोटल 174 देश थे, 174 देशों में 116वां स्थान यहाँ पे मिला है। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। और वर्ष 2018 में भारत की स्थिति 157 देशों में 115 थी। 2018 की बात है जब 157 देशों को कहीं ना कहीं शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में सिंगापुर सबसे शीर्ष स्थान पर है। अभी हमने बात करी थी 4 पॉइंट की, ये 5वां पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हांगकांग दूसरे पे, जापान तीसरे पे और दक्षिण कोरिया चौथे और कनाडा 5वें स्थान पे रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश सूचकांक में सबसे अंतिम 174वें स्थान पर है। देखिए कोई भी सूचकांक होगा आपके सामने, सबसे पहला आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जारीकर्ता कौन है, दूसरे नंबर पे कुल कितने देश हैं, है ना, तीसरे नंबर पे भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति, और चौथे नंबर पे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टॉप 4 में कौन है या टॉप 5 में कौन है, और अंततः लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि लास्ट में कौन है। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट ध्यान रखिए बच्चों, यहीं से बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अभी जैसे कि आप देख पाए कि किसने जारी किया, विश्व बैंक, उसके बाद कितने देश, 174, है ना, और इसके विषय को भी जरूर आप ऐड करें, छठा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि इसके संबंधित तथ्य भी शामिल आपको पता होने चाहिए कि किसके संदर्भ में ये दिया गया है। उसके बाद भारत की स्थिति आप देख पाए, है ना, और उसके बाद आपने ये देखा कि टॉप 5 में कौन कौन आ रहा है, वो ये है, और सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, ये। यानी छठा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस विषय से संबंधित ये सूचकांक जारी किया गया है, और इसके अलावा इसमें आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत एवं अन्य देश से संबंधित क्या मामला है। कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें, नेपाल 109वें और भूटान 121वें तथा पाकिस्तान 144वें स्थान पर रहा। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 45वां, रूस को 41वां और ब्राजील को 91वां और दक्षिण अफ्रीका को 135वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, है ना, आपका यहाँ पे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इन्हीं के इनिशियल लेटर से ये 5 देश हैं। इनमें जो जो स्थान है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद महामारी से पहले अगर बात करें तो अधिकांश निम्न आय वाले देशों ने बच्चों की मानव पूंजी के निर्माण में लगातार प्रगति यहाँ पे की है। अब बार बार मानव पूंजी सूचकांक आ रहा है, आखिरकार ये होता क्या है इसके बारे में अब आप समझिए कि मानव पूंजी सूचकांक क्या है। मानव पूंजी सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। इससे बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आकलन यहाँ पे किया जाता है ना। विश्व बैंक से संबंधित यहाँ पे क्या तथ्य हैं वो आप ध्यान दीजिएगा कि विश्व बैंक से संबंधित तथ्यों की अगर बात करें तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न रिपोर्ट जारी की जाती हैं जैसे मानव विकास सूचकांक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आदि। कई रिपोर्ट हैं, 2 ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे विश्व बैंक के संदर्भ में। ठीक है जी। पहला पॉइंट स्थापना कब हुई, दूसरा पॉइंट क्या काम है, आर्थिक सहायता देना है, मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में, और इससे संबंधित क्या क्या सूचकांक होते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। राज्यों का व्यापार सुगमता सूचकांक, व्यापार सुगमता सूचकांक राज्यों का ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना 2019 के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के 4थे संस्करण को यहाँ पे जारी किया है। ठीक है जी। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। वहीं पर अगर बात करें कि राज्यों की स्थिति के संदर्भ में तो सूचकांक के अनुसार इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर यहाँ पे कहीं ना कहीं बना हुआ है। वहीं त्रिपुरा जो है ये अंतिम स्थान पे बना हुआ है, 36वें स्थान पे।
दूसरे और तीसरे स्थान पे क्रमशः उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, यानी पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना और अंतिम में त्रिपुरा। क्लियर। वहीं पे चौथे पांचवें की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश झारखंड है, जबकि गुजरात की बात करें तो 10वें और महाराष्ट्र यानी 13वें स्थान पे यहाँ पे ये है। आई वुड सजेस्ट यू कि टॉप 3 तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली पहले स्थान पे है, संपूर्ण रूप से 12वें स्थान पे है, और चंडीगढ़ अंतिम यानी 29वें स्थान पे है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की। क्लियर। वहीं पर अगर बात करें कि पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम और उत्तर पूर्वी राज्यों में असम प्रथम। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम प्रथम स्थान पर है और बंगाल प्रथम स्थान पर है पूर्व राज्यों में और पश्चिम बंगाल में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि जुलाई 2018 में जारी रैंकिंग में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पे था और तेलंगाना और हरियाणा इस के क्रम में क्रमशः बने हुए थे। उल्लेखनीय यह है कि आंध्र प्रदेश ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के 100% अनुपालन का लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त किया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। साथ ही कुछ माह पूर्व आंध्र प्रदेश द्वारा एमएसएमई उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित रीस्टार्ट पैकेज भी इसमें इनके लिए सहायक रहा। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक और व्यापार के अनुकूल गंतव्य के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास से उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 के बाद इसके जो दर की रैंक में जो छलांग लगाई है और व्यापार सुगमता सूचकांक की वार्षिक रैंकिंग जो है ये इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। नेक्स्ट सूचकांक की बात करते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, इसमें समझिए जरा कि जून 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई और जहां एक और वर्ष 2017-18 में यह 6.1% थी, वहीं वर्ष 2018-19 में यह घटकर 5.8% हो गई। विदित हो कि यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तत्वाधान के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, रिपोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो श्रम बल भागीदारी में सुधार PLFS 2018-19 के अनुसार इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर में 37.5% के साथ मामूली सुधार हुआ, जो 2017-18 में 36.9% था। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% थी एवं महिलाओं में 3.5% थी, जबकि नगरीय क्षेत्र में यह दर पुरुषों में 7.1% और महिलाओं के बीच 9.9% यहाँ पे ये देखने को बनी। उसके बाद अगर बात करें कि उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी दर बीते 45 वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर यहाँ पे देखी गई। 2018-19 की अगर बात करें, इसके दौरान 51.7% ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत स्वनियोजन यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, वहीं 25.1 ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत आकस्मिक मजदूरी यानी कैजुअल वेजेस था और लगभग 13.1% ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत नियमित मजदूरी था। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अभी बताया गया हाल ही में कि विगत 4 वर्षों में 4 लाख नौकरियों का वितरण किया गया है ना। आंकड़े तो ये आ रहे हैं सामने जो प्रीवियस ईयर के आंकड़े हैं। उसके बाद अगर बात करें तो भारत में 68.4% कामगार गैर कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे थे। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2018-19 के दौरान अगर बात सामने देखी जाए, और 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर 17.3% और 11% लगभग देखने को बनी। वहीं बेरोजगारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ और आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बेरोजगारी दर 18.7% थी और नगरीय महिलाओं में 25.7% थी।
अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत इसमें पहली बार नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है, पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। वहीं मध्य और दक्षिण एशिया की बात करें, इन देशों में ये शीर्ष स्थान पे है। और भारत आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका की अगर बात करें तो इनके सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान इंजीनियरिंग के स्नातक, R&D देख लिया 15 पे है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है। और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 के 13वें संस्करण को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, किसके द्वारा ये जारी किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त रूप से जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ 5 देशों की अगर बात करें स्कोर के साथ में, तो देखिए टॉप 5 का आपको ध्यान ही रखना है कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, और भारत का स्थान है 48। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। इनमें अगर टॉप की बात की जाए, जाहिर सी बात है टॉप में तो स्विट्जरलैंड है ही है। इनके आंकड़े 66.08 यहाँ पे ये स्कोर इनको मिला है। यहीं पर अगर बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो आपको समझना चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े ये प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार ये सब यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट सूचकांक की बात करें तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के संयुक्त तत्वाधान में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी मेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके द्वारा जारी किया गया है, दूसरा इसका जो शीर्षक रहा है वो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी में कि इस रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है। भारत में वर्ष 2005 से 2006 से वर्ष 2015-16 के मध्य 27 यानी 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्कर से बाहर निकलने में सफल भी हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की गरीबी संबंधी रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की गरीबी संबंधी रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच लगभग 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। विदित हो कि भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 6 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग गरीबी में थे, 55.1%, और यह संख्या घटकर 2015-16 में 36.9 करोड़ हो गई। इस प्रकार भारत के बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों और उक्त 10 मानकों में पिछड़े लोगों को
गरीबी से बाहर निकालने में ये उल्लेखनीय प्रगति है। और इस दौरान खाना पकाने का ईंधन, साफ सफाई और पोषण जैसे क्षेत्रों में मजबूत सुधार के साथ गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पे आई है। वहीं संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा तैयार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यहाँ पे ये जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी हुआ है, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। देखिए 16 जून 2020 को UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। मैंने कहा ना, जो जारी करता है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये जारी किया है अंकटाड ने। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपको बताएं UPSC के एग्जाम में ये पूछा गया है सिंपल सा कि किसके द्वारा जारी किया गया है। और विश्व निवेश रिपोर्ट का यह 30वां संस्करण है, ठीक है। इसका मुख्य विषय ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। वर्ष 2019 में शीर्ष FDI प्राप्त करने वाले देश इस प्रकार है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं इनकी जरा, कि US, चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पे विदित हो कि भारत को इस सूची में 9वां स्थान मिला है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 में भारत में कुल FDI अंतर प्रभाव $51 बिलियन रहा। वहीं पे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, और हम प्रयास करेंगे कि इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो आप टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जनवरी 2020 की अगर बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के दावोस में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जारी की गई। और यह रिपोर्ट WEF द्वारा 21 से 24 जनवरी तक दावोस यानी स्विट्जरलैंड में वार्षिक बैठक के आयोजन से पहले ये जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो अगले दशक में पर्यावरण से संबंधित संभावित शीर्ष 5 जोखिम यहाँ पे सामने आए। पहला है बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन को रोकने अनुकूलन में विफलता, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूचुंबकीय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं, प्रमुख जैव विविधता के नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, मानव निर्मित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएं, यानी ये कहीं ना कहीं समस्याएं यहाँ पे सामने आई है। वहीं पे बात करें कि 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं और शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर क्रमशः 17.3% और 11% यहाँ पे रही। बेरोजगारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ। और वहीं आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2018 से 19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बेरोजगारी दर 18.7% एवं नगरीय महिलाओं में 25.7% यहाँ पे देखने को बनी है। अब नमूना पंजीकरण प्रणाली की अगर बात करें, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन यहाँ पे जारी किया गया। विदित हो कि 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। मुख्य जो निष्कर्ष है जन्म दर, मुख्य जो यहाँ पे कंक्लूजन है जन्म दर की अगर बात करें तो 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 था और यह दर 1971 में 36.9 था, ठीक है। जन्म दर की सूची में बिहार 26.2 और इस बार सबसे ऊपर है, और जबकि निचले स्थान पे अंडमान निकोबार 11.2 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर पहले की तरह अधिक है, परंतु इस मामले में गांव और शहर का अंतर पहले से घटा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पहले डिफरेंस था वो काफ़ी कम हुआ है। पिछले दशक में जन्म दर में 11% की कमी आई, और वहीं 2009 में जन्म दर 22.5 थी और 2018 में 20 रह गई, ठीक है। उसी अवधि में अगर ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर की बात करें तो 24.1 से घटकर 21.6 हुई, तो शहरी क्षेत्रों में 18.3 से घटकर 16 यहाँ पे 7 हो गई। अब मृत्यु दर की अगर बात करें, देखिए बहुत जल्द आपके सामने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें हम लोग सेंसस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब 2021 में सेंसस होना है
और 13 जून को आप लोगों की परीक्षा है। और जहाँ तक सिचुएशन देखने को बन रही है कि उससे पहले तो सेंसस अगला नहीं हो सकता है, उसके बाद ही होगा। तो 2011 की जो जनगणना रही वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करते हुए वहाँ पे अपने आंसर को, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो प्रीलिम्स में हो, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से करना है। मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1971 में मृत्यु दर 14.9 थी, जो 2018 में घटकर 6.2 हो गई। और छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर सबसे ऊंची है, जबकि दिल्ली की सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर की गिरावट अधिक तेजी रही, और पिछले दशक में अखिल भारतीय स्तर पर मृत्यु दर 7.3 से 6.2 हो गई। गांव में यह गिरावट 7.8 से 6.7 तक हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर 5.8 से घटकर 5.1 तक ये पहुंची। वहीं पे शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो वर्ष 2018 में 1971 यानी 129 की तुलना में शिशु मृत्यु दर 32 यहाँ पे देखने को आई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। और सबसे अधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश में यानी 48 यहाँ पे देखने को बनी, जबकि सबसे कम नागालैंड में यानी 4 देखने को बनी है। पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो गाँव में 35% घटी है, जबकि शहरों में यह गिरावट 32% है। ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर अगर बात करें तो पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर 50 से घटकर 32 यहाँ पे हो गई है। अब बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल प्रतिदर्श पंजीकरण कार्यालय ने भारत में वर्ष 2016-18 की मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन यहाँ पे जारी किया। यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई, और यह दर वर्ष 2014-16 में 130, 15-17 में 122 से घटकर 2016-18 में 113 रह गई। और यह जानकारी रजिस्टर जनरल प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के कार्यालय द्वारा वर्ष 2016-18 की समयावधि की भारत में मातृ मृत्यु दर पर जारी विशेष बुलेटिन यहाँ पे ये मिली है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि मातृ मृत्यु का जो मुख्य संकेतकों में से अगर बात करें तो एक मातृ मृत्यु दर यानी MMR की व्याख्या प्रति एक जीवित शिशुओं पर होने वाली मातृ मृत्यु के आधार पर की जाती है। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित 3.1 के सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उद्देश्य वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को घटाकर प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पर मातृ मृत्यु संख्या को 70 से नीचे लाना है। और इस बुलेटिन के अनुसार अगर बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात इस प्रकार है, यानी असम में 215 है, बिहार में 149, मध्य प्रदेश में 173, छत्तीसगढ़ में 159, उड़ीसा में 150, राजस्थान में 164, उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा 197। ठीक है जी। उत्तराखंड में ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 99 है। देशों के अगर दक्षिण प्रदेशों के निम्न मातृ मृत्यु अनुपात को यहाँ पे दर्ज किया गया है, जैसे आंध्र प्रदेश में 65, तेलंगाना में 63, कर्नाटक में 92, केरल में 43 और तमिलनाडु में 60। ठीक है। मातृ मृत्यु उस क्षेत्र में महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य का ये परिचायक है, कहीं ना कहीं इसको डिनोट कर रहा है। अब कुछ लघु लेख की तरफ मूव करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ अभी तक के पॉइंट आप लोग जान पा रहे होंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। साथ साथ कुछ लघु लेख के ऊपर बात करेंगे। चलिए, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नाम से एक मंच का शुभारंभ किया। ठीक है। डेट भले ही याद ना रखें, ये बस आपके रेफरेंस के लिए कि अच्छा इस कालखंड में ये घटना हुई है। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, इस नाम से एक मंच का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2020 से देश भर के नागरिकों के लिए फेसलेस अपील की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। नए मंच का उद्देश्य इसे फेसलेस बनाने के अलावा करदाताओं का विश्वास बढ़ाना और उन्हें निडर बनाना भी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार का ध्यान बैंकिंग द अनबैंक्ड
सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड पर रहा है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मंच इसी दिशा में एक कदम है। जब देश के एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है, वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है। इसकी प्रगति से देश का विकास होता है ना, और फिर वह भी आगे बढ़ता है। वहीं पर समझिए जरा कि शुरू की गई सुविधाएं न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन प्रदान करने के सरकार के संकल्प का ही हिस्सा है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर आप वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ पे कहने कि बजट में भी 6 मुख्य स्तंभों के ऊपर बात की गई कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इसके ऊपर भी बात की गई। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि देश की कर संरचना में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता थी, क्योंकि पूर्व में बनाई गई कर संरचना पहले से विकसित थी। नवीनतम कानूनों में कर प्रणाली में कानूनी बोझ को कम कर दिया, और जब उच्च न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों को दायर करने की सीमा 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने की सीमा 2 करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई। विवाह से विश्वास योजना जैसी पहल के अधिकांश मामलों को अदालत से बाहर निपटाने का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना। नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से 24 जून 2020 को डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और यह परियोजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहती है। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि देश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए काम करना आवश्यक है, और इस परियोजना के माध्यम से एक मूल्यांकन ढांचा भी तैयार किया जाएगा जो भारत में परिवहन उत्सर्जन के लिए बनाया जाएगा, और यह ढांचा सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत रूप से इनपुट प्रदान करेगा, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित परियोजना के परिणामों के आधार पर भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग को बनाया जाएगा। यहीं पर अगर बात करें डीटीईई प्रोजेक्ट, तो भारत की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल डीटीईई परियोजना का ही हिस्सा है। अब ये डीटीईई क्या है, इसका पूर्ण स्वरूप देख लीजिए, फुल फॉर्म कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है। डीटीईई यानी आईटीएफ की एक परियोजना है जिसके तहत भारत के अलावा वर्तमान में अर्जेंटीना, मोरक्को, अजरबैजान ये सब इसके प्रतिभागी हैं, ठीक है। उसके बाद डीटीईई परियोजना के तहत आईटीएफ का लक्ष्य कई परिवहन उपक्षेत्रों और परिवहन साधनों के लिए डीकार्बोनाइजिंग परिवहन प्रणाली के लिए एक सामान्य मूल्यांकन ढांचा यहाँ पे तैयार करना है। यह फ्रेमवर्क भाग लेने वाले देशों के इनपुट और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट में उनके विशिष्ट मॉडल के आधार पर यह बनाया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, तो आईटीएफ यानी परिवहन नीति के मुद्दों के लिए एक विशिष्ट थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? पेरिस, फ्रांस में है, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है? अंतर सरकारी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना उल्लेखनीय है कि प्रॉपर्टी कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत के साथ लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे, और इस प्रक्रिया के पश्चात इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक रूप से वितरण यहाँ पे किया जाएगा। वहीं योजना का उद्देश्य और लाभ क्या है? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को ऋण, अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना है। और स्वामित्व का पूर्ण रूप, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल
2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये की गई। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उपलब्ध कराना है और प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे जारी करना है। यहाँ पे विदित हो कि इस योजना को 4 वर्षों 2020-2024 की अवधि में पूरे देश में ये लागू कर दिया जाएगा, 4 वर्षों की अवधि में। क्लियर है। और योजना के पायलट चरण की अगर बात करें तो 2020-21 में, पायलट मतलब पहला चरण है ना, 2020-21 में 6 प्रमुख राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के लगभग 1 लाख गांवों और पंजाब राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब राजस्थान में सतत संचालन संदर्भ प्रणाली यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स स्टेशनों के नेटवर्क की भी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। वहीं पे प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड यानी ROR, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख तथा उत्तर प्रदेश में घरौनी। ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नामकरण यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर है। तो आज के सेशन में बच्चों में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस ली जाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट बने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी। चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।